साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, खबर यह है कि छोटू हत्याकांड में उसकी प्रेमिका आरती के 8 परिजनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से सुनाता हूँ। ये जो प्रेम कहानी थी ये बिहार के अररिया जिले की थी। अररिया जिला में एक रानीगंज थाना क्षेत्र है, उसमें एक गांव है बड़हुआ। उसी गांव की रहने वाली थी आरती, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास थी। अररिया जिला में एक भरगामा थाना क्षेत्र है, जहां का एक गांव है रहरिया। रहरिया का रहने वाला छोटू था, जिसकी उम्र 20 के आसपास थी। आरती और छोटू दोनों एक ही जाति से आते थे, दोनों यादव जाति के थे। उनकी जो मोहब्बत शुरू हुई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शुरू हुई, फ़ोन पर शुरू हुई। किसी का रॉन्ग नंबर दूसरे के फ़ोन पर लग गया और फिर बातचीत शुरू हुई, और होते होते ये जो बातचीत थी ये मोहब्बत में बदल गई, जैसा कि इस उम्र में कई बार होता है। लेकिन जब आरती के परिवार वालों को ये बात मालूम हुई तो उन लोगों ने इस पर एतराज़ किया। लेकिन आरती छोटू के प्यार में इस तरह से दीवानी थी कि उसने कहा कि मुझे तो छोटू से ही शादी करनी है। तब आरती के परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, छोटू को घर पर बुलाओ, हम लोग शादी की बात तय करते हैं। आरती ने छोटू को खबर दी कि मेरे परिवार वाले मान गए हैं, अब तुम मेरे पापा से, भाइयों से आके बात कर लो। वो बेचारा छोटू बातों में आके आरती के घर पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। 7-8 लोगों ने मिलकर उसको बिजली के करंट के झटके दिए गए और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई बेरहमी से कि छोटू की मौत हो गई। ये घटना है 6 जुलाई सन 2022 की, मतलब आज से लगभग ठीक 2 साल पहले की। इसके बाद जो आरती थी वो भागकर रानीगंज थाना पहुंची। उसने थाना में खबर दी कि उसके परिवार वालों ने मिलकर उसके प्रेमी छोटू का खून कर दिया है। रानीगंज थाना में एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई, जिसका नंबर है 2028-2022 का। और पहले ही दिन पुलिस ने आरती के पिता और एक भाई को गिरफ्तार कर लिया, बाकी लोग फरार हो गए। उसके बाद ये जो आरती है इसने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहूंगी, ये लोग हत्यारे लोग हैं, इन्होंने मेरे प्रेमी को धोखे से मार डाला है। और आरती चली आई छोटू के परिवार के साथ रहने के लिए। छोटू के माँ बाप भी आरती को खुशी खुशी अपने साथ रखने लगे। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद उन लोग को लगा कि कब तक ये इस तरह से हमारे घर में रहेगी। तो एक छोटू का भाई भी है, उसका नाम है मनु। तो मनु के साथ उन लोगों ने आरती की शादी करा दी। ये शादी वहीं एक मंदिर है, छोटा मोटा मंदिर है, अनंत महादेव का मंदिर है, उसी मंदिर में ये शादी हो गई। और फिर आरती जो थी वो मनु की पत्नी बनके रहने लगी। इसी बीच पुलिस ने बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, बाकी अभियुक्तों को भी, और इस पूरे मामले में चार्जशीट कर दिया, यानी कि आरोप पत्र समर्पित कर दिया। साथियों, मैं चार्जशीट और फाइनल के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। कोई भी एफआईआर जब थाने में होता है, कोई भी प्राथमिकी दर्ज होती है, तो उसका अंजाम होता है फाइनल फॉर्म के रूप में। वो फाइनल फॉर्म जो होता है वो 2 किस्म का होता है। यदि पुलिस पुख्ता सबूत जुटा लेती है तो वो आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसे इंग्लिश में चार्जशीट कहते हैं। और यदि वो अभियुक्तों के खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकती है तो वो फाइनल रिपोर्ट देती है, जिसको बोलचाल में कहा जाता है कि केस को फाइनल कर दिया गया। ये फाइनल रिपोर्ट भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे एक होता है फाइनल रिपोर्ट एफआरटी नो क्लू, मतलब केस तो सच था लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। इसको सरकारी भाषा में सत्य सूत्रहीन कहते हैं। किसी में फाइनल रिपोर्ट होता है इनसफिशिएंट एविडेंस,
अपर्याप्त साक्ष्य की वजह से, कोई फाइनल रिपोर्ट होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब कानून की भूल, इस तरह से फाइनल रिपोर्ट के भी कई मतलब तरीके होते हैं उसको जमा करने के। तो इस केस में पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे किए और उसके बाद चार्जशीट कर दिया। 2 साल तक वहाँ पर अररिया कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। सुनवाई में जो मुख्य गवाह थी वो तो आरती ही थी, चश्मदीद थी, जिसको प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, इंग्लिश में आई विटनेस कहते हैं। और कल यानी 10 जुलाई 2024 को इस केस में फैसला आया। अररिया में जो कोर्ट है एडीजे 4 का कोर्ट, एडीजे 4 का मतलब हुआ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, उनका नाम है श्री रवि कुमार। श्री रवि कुमार के कोर्ट ने इस केस में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और ये कहा गया कि अगर ये लोग जुर्माना नहीं दे तो 6 महीने की सजा सबकी बढ़ जाएगी। और ये जो 8 लोग हैं इसमें आरती का पिता शामिल है धीरेन्द्र यादव, आरती के 2 भाई शामिल हैं रविकांत और शशिकांत, आरती के 2 बहनोई शामिल हैं मिथिलेश यादव और पवन यादव, आरती की भाभी शामिल है रूबी देवी। और कुल मिला के 6 को नाम मैंने बताया और कुल मिला के 8 लोग हैं। तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अब इस केस में आगे क्या होगा। तो फिलहाल तो ये 8 लोग जेल में रहेंगे, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा है तो बहुत आसानी से तो जमानत मिलने वाली है नहीं। लेकिन जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष इसके खिलाफ अपील करेगा ही। वो पटना हाई कोर्ट में अपील होगी, पटना उच्च न्यायालय में 90 दिन होते हैं अपील करने के लिए, 3 महीनों के अंदर वो अपील की जाएगी। और चूँकि ये बहुत गंभीर केस है, उम्र कैद का केस है, तो ये मुझे लगता है ये आखिर तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जाएगी। जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो पूरी संभावना है कि ये लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है वहाँ तक जाएगी। ये जो कल फैसला अररिया के कोर्ट ने दिया उसमें जो वहाँ की सह लोक अभियोजक थी एपीपी जिसको कहते हैं, उन्होंने इस केस में फांसी की सज़ा की मांग की थी। बचाव पक्ष ने कम से कम सज़ा देने को कहा था, उनका कहना था कि लोग की गलती है ही नहीं, रिहाई की उन लोगों ने मांग की थी। लेकिन अंत में जो न्यायाधीश थे उन्होंने उम्र कैद की सज़ा दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस देश में ऐसी परंपरा है कि फांसी की सज़ा दुर्लभतम केसों में मिलती है। सिर्फ दुर्लभ ही नहीं, दुर्लभतम रहने चाहिए केस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जैसे आपको याद होगा निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उसमें निर्भया नाम की एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो कोर्ट ने उसको दुर्लभतम मांगा। उसमें 5 लोगों को फांसी की सजा हुई, इसमें एक ने तो जेल में आत्महत्या कर ली और बाकी 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। तो फांसी की सजा मिलती है, लेकिन दुर्लभतम मामलों में मिलती है। जैसे अजमल कसाब जिसने बम्बई में आतंकी हमला किया था, वो जिंदा पकड़ा गया था 26 नवंबर को जब हमला हुआ था 2008 में बम्बई में, तो अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसको फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन फांसी की सज़ाएं बहुत कम होती है इस देश में, उम्र कैद ज़्यादा मिलती है। अब इस केस में जो सबूत हैं, आप कहेंगे कि इसमें सबूत क्या थे, मतलब हत्यारों पर। तो जो सबूत जो था, एक तो इसलिए पुख्ता वो केस हो गया क्योंकि जो छोटू की लाश जो थी वो आरती के घर में मिली। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये हमारे घर में कैसे था, इसकी लाश हमारे घर में कैसे मिली। मान लीजिए छोटू की लाश किसी नदी में मिलती, किसी झाड़ी में मिलती, कहीं दूर पहाड़ पर मिलती, तब कुछ बचने का रास्ता भी था। लेकिन ये तो बिल्कुल आपके घर से लाश मिली है। फिर पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर पूरे चोट के निशान मिले होंगे। पुलिस ने जो पंचनामा किया होगा, इंक्वेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें भी शरीर पर चोट के निशान पाए गए होंगे। और इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण गवाही या सबसे महत्वपूर्ण गवाही जो थी वो आरती की गवाही थी। आरती जो है वो खुद चश्मदीद थी, इस केस की प्रत्यक्षदर्शी थी, तो उसकी गवाही जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसको की विटनेस कहते हैं। सबसे मुख्य गवाह आरती थी और आरती के बयान पर ही मुख्यतया ये सजा सुनाई गई है। अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि क्या भविष्य में क्या इन लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, अभियुक्तों को राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जो बचाव पक्ष इस केस में है, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, जो अभियुक्तों को छुड़ाना चाह रहे हैं, उनके पास ले देकर एक ही थियरी होगी। वो कहेंगे कि छोटू आया था और उससे झगड़ा हुआ और छोटू ने हमला कर दिया, तो आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा में
उस पर भी हमला किया गया और तब छोटू की मौत हो गई। मतलब पूरे मामले को आत्मरक्षा की ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी, सेल्फ डिफेंस की ओर, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। लेकिन इसमें आत्मरक्षा की जो बात है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं साबित होगी। एक तरफ अकेला छोटू था, एक तरफ 8 लोग थे, तो ये कोर्ट के लिए मानना मुश्किल होगा कि एक अकेला व्यक्ति 8 लोगों पर भारी पड़ रहा था और आत्मरक्षा में उसका खून करना पड़ा। कोर्ट ये पूछ सकता है कि उसको तो काबू भी किया जा सकता था और पुलिस के हवाले भी सौंपा जा सकता था। तो अब इसमें एक और ये बात हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता कि होगी ही, लेकिन मैं एक थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है आरती आगे जाकर पक्षद्रोही हो जाए। पक्षद्रोही गवाह उसको कहते हैं, होस्टाइल जो हो जाता है, होस्टाइल विटनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो अपनी पुरानी गवाही से बात पलट दे। मान लीजिए हाई कोर्ट में आके, पटना हाई कोर्ट में आरती आके ये कह दे कि नहीं, जो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे वो मुझे गुमराह कर दिया गया था इसलिए मैंने लगाए थे, या मैंने उसमें गुस्से में झूठ कह दिया था, और ये सब करके वो अपनी बात से पलट जाए, तब हो सकता है ये केस कमज़ोर हो जाए। लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि यदि सच में उसके प्रेमी की हत्या हुई थी तो ऐसा करना मोहब्बत के प्रति भी मतलब एक तरह से धोखा होगा। साथियों, ये जो केस था आरती और छोटू का 2 साल पहले तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुआ था केस। पटना के तो मैं कई यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो इसी केस में उनका चैनल मोनेटाइज हो गया था, उनको पैसे मिलने शुरू हो गए थे, इतना ज़्यादा व्यूअरशिप भागने लगा था। इस केस पर तरह तरह की चर्चाएं हुई, सामाजिक स्तर पर भी, कानूनी स्तर पर भी। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए ये आरती कैसी लड़की है, पहले कहती थी कि मैं तो ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी और बाद में इसने फिर मनु से शादी कर ली, ये कैसा कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें आरती ने कुछ गलत नहीं किया। वो बालिग लड़की है, उसको हिंदुस्तान का कानून अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। हो सकता है छोटू की हत्या के बाद उसने आवेश में आके कह दिया हो कि मैं अब ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी, लेकिन बाद में ठंडे दिमाग से उसने सोचा होगा और बुज़ुर्गों ने समझाया होगा, तब उसने मनु से शादी की। इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं दिखती। और ये भी मैं मानता हूँ कि हमारा समाज इतना पाखंडी है कि एक आम लड़का या आम लड़की की निंदा लोग बहुत आराम से करते हैं, और वही कोई गलत काम कोई पावरफुल आदमी करता है तो लोगों के मुंह में दही जम जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जसोदाबेन नाम की एक महिला के साथ शादी की, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, सप्तपदी की रस्म की। जिस हिंदू संस्कृति की मोदी दुहाई देते हैं उसमें विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। और मोदी जी ने बाद में जसोदाबेन को अपनी गृहस्थी से दूध की मक्खी की तरफ बाहर फेंक दिया। और अब ये स्थिति है कि मोदी जी जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं। वो कितने भी विदेश दौरा करते हैं, किसी में भी जसोदाबेन को साथ नहीं ले जाते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे तो अकेले करेंगे जसोदाबेन को छोड़ के। लेकिन मोदी ने जो ये अन्याय किया है जसोदाबेन के साथ, इस पर लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप जानते हैं मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, नपुंसक हो गए हैं। तो मोदी के इस गलत काम पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी मुंह में दही जमा कर बैठता है। साथियों, इसी बहाने, छोटू आरती के ही बहाने मैं प्रेम विवाहों पर बोलता हूँ। बिहार के संदर्भ में यदि कहूँ तो ज़्यादातर बिहारी अभी भी जो हैं वो 13वीं सदी में रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़े हैं 13वीं सदी के, भले ही कैलेंडर 21वीं सदी में पहुँच गया हो। और प्रेम विवाह को हमारे रूढ़िवादी समाज में गलत निगाह से देखा जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रेम विवाहों का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मेरा मानना है कि हमारे समाज की जो 2 बड़ी बुराइयाँ हैं, जाति प्रथा और दहेज प्रथा, ये दोनों बुराइयाँ तब कम होंगी जब प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन समाज के लोग इतने दकियानूस हैं, रूढ़िवादी हैं। अभी हाल में आपको याद होगा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल से शादी की अपने मुस्लिम प्रेमी से, तो उसमें भी बहुत लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत लोगों के सीने में जलन की शिकायत सुनी गई। सोशल मीडिया पर लोग अनशंत लिख रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त भी सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल के पक्ष में मजबूती से खड़ा था। मैंने उस समय भी मोहब्बत जिंदाबाद का नारा दिया था। तो साथियों, छोटू आरती का केस का भी अद्यतन स्थिति यही है। आगे जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।